हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी STD 91 में एक बार आपका सब फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत पुराना टॉपिक है। मान के चलिए 12 साल पुराना, 2008 की वैश्विक मंदी पर इसका प्रभाव आज तक है। अगर कहूं कि इस टॉपिक का प्रभाव क्या क्या है तो USA में जो ट्रंप साहब जीते थे वो 2008 की मंदी का ही परिणाम था। न केवल ट्रंप बल्कि ट्रंप जिस विचारधारा से प्रेरित पार्टी से संबंधित है उस तरह की पार्टी हर देश में जीती थी अपने। उसको कंजर्वेटिव या राइट विंग पार्टी बोलते हैं। वो हर देश में जीती थी, चाहे आप इंडिया में देख लीजिए या यूरोप के कई देशों में देख लीजिए तो कंजर्वेटिव पार्टी या जो राइट विंग पार्टी थी वो सब जगह जीती थी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो अरब में क्रांति आई, अरब देशों में, जिसमें वहाँ के तानाशाहों को हटाया गया, उसका भी संबंध इसी घटना से है, 2008 की वैश्विक मंदी से। या यूरोप में जो वर्तमान में कट्टरता बढ़ रही है, जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका भी संबंध इससे है। इस घटना का प्रभाव अगर सबसे बड़ा कोई देखा जाए तो इसने वैश्वीकरण जैसी घटना को रिवर्स कर दिया। पहले जो बात ग्लोबलाइजेशन की होती थी, अब वहां पर लोग लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल जैसे शब्द यूज किए जा रहे हैं। तो आखिर क्यों? इस घटना का इंपैक्ट अब आपको पता चला कितना ज्यादा है ना। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज चुना। कई लोग ने मुझसे कई दिनों से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर कोई इनोवेटिव टॉपिक पढ़ाइए या कुछ नया पढ़ाइए। तो मैंने कहा चलिए आज एक आर्थिक टॉपिक पढ़ाता हूँ, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित पढ़ाता हूँ। इस टॉपिक को पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य है वो आपको कोई जानकारी देने से ज़्यादा है कि आपके दिमाग में सोचने की एक क्षमता को विकसित करें। आप आज देखिएगा कि कैसे एक आर्थिक घटना एक राजनीतिक प्रभाव भी छोड़ती है, एक सामाजिक प्रभाव भी छोड़ती है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बदल देती है। जो वर्तमान में चीन में और USA में ट्रेड वार चल रहा है, जो USA और चीन में टकराहट है, उसका भी कारण 2008 की वैश्विक मंदी है। तो इस सब को आपको मैं आज बताऊंगा। तो आज बड़ा मजे लेकर पढ़िएगा। आपको आज कोई एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, केवल आपको एक देखना है कि किस तरह पढ़ाई की जाती है और आप अभी तक कैसे करते रहे हो। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड की एक समस्या होती है कि वो एक अच्छा पढ़ने का तरीका नहीं दे पाता। ये कमी मेरे साथ भी रही तो मैं जानता हूं आपके साथ भी रही होगी। जब मैंने दूर की है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने भाइयों का भी दूर करूं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे वैश्विक मंदी के बारे में। इसके पहले मैं एक सूचना दे दूं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फाउंडेशन बैच 5 तारीख से आ रहा है। उसके बारे में हमने समस्त जानकारी 3 तारीख की वीडियो में दे रखी है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। और 5 तारीख को 12 बजे तैयार रहिएगा एक नई शुरुआत के लिए। तो चलिए जब तक आज वैश्विक मंदी पे चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2008 की मंदी, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसेशन। तो चलिए इस घटना को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो कैसे रन करती है, और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बहुत सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं। विश्वास मानिए, अगर आज आपने ये समझ लिया तो आप कल से न्यूज चैनल को जब देखोगे या जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो जब इकोनॉमी से संबंधित न्यूज पढ़ोगे तो आपको एक अलग मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमी कैसे काम करती है। सबसे पहले उस पर काम करते हैं। देखिए सबसे पहले एक वर्ड होता है मांग, ठीक है। उसके बाद निवेश, उसके बाद आर्थिक गतिविधि। किसी भी देश की इकोनॉमी इसी तरह काम करती है ना। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों से
यह है इकोनॉमी साइकिल। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको इकोनॉमी बहुत मजे से समझ में आने लगेगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस तरह काम करती है। अगर आपने इसको समझ रहे हो तो आपको चीजें, बोर्ड में सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे जरूरी किसी भी देश के लिए होता है डिमांड, मांग। अब देखिए मांग क्या होती है। जैसे आप लोगों को मोबाइल खरीदना है तो ये हो गई मोबाइल की डिमांड, है ना। जैसे मान लीजिए जब आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो आप रूम की डिमांड करते हो, क्योंकि आपको रूम लेना होता है रहने के लिए, है ना। तो डिमांड क्या होता है, किसी चीज की जब आपको जरूरत होती है तो आप उसको खरीदने की चाह रखते हो, उसी को बोलते हैं डिमांड। आप कार की खरीदने की डिमांड करते हो, है ना, तो ये कार की डिमांड हो गई, है ना। जैसे वर्तमान में कोरोना में सबसे ज्यादा किसकी डिमांड बढ़ी? सैनिटाइजर की डिमांड, मास्क की डिमांड, है ना। वर्तमान में किसकी डिमांड है? वैक्सीन की डिमांड। तो ये सब क्या है? डिमांड है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं? इसको खरीदना चाहते हैं, हम पैसे देके इन चीजों को खरीदना चाह रहे हैं। समझ गया मेरी बात? डिमांड क्या होती है। अब सवाल है कि जब आप सैनिटाइजर या मास्क खरीदना चाहोगे तो एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो क्या करेगा? वो अपने पैसे के द्वारा मास्क या सैनिटाइजर को बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको लाभ मिलेगा, है ना। जब बिकेगा तो लाभ होगा उसे, तो उसको बोलते हैं निवेश। निवेश क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए व्यय करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉफिट या किसी रिटर्न के लिए पैसे खर्च करता है तो उसे निवेश कहते हैं। जैसे मैं जाके मूवी देखा हूं तो मुझे कोई इससे रिटर्न नहीं हो रहा, तो ये निवेश नहीं है। जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाया हूं तो इसमें मुझे कोई रिटर्न नहीं होना, तो ये कोई निवेश नहीं है। लेकिन मान लो मैं एक घर बनवाता हूं जिसको मैं भविष्य में किराए उठा दूंगा, तो ये निवेश है। तो समझ गए? अब निवेश और उपभोग में यही अंतर है। दोनों होते खर्च हैं, पर एक खर्च होता है जिससे केवल हमें संतुष्टि मिलती है या हमें खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं कंज्यूम, उपभोग। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, वो हो गया कंज्यूम। लेकिन एक ऐसा खर्च होता है जिससे हमें रिटर्न मिलता है, उसको बोलते हैं निवेश। अब सवाल क्या है कि डिमांड हो, जब डिमांड होगी सैनिटाइजर की और मास्क की, लोग जिनके पास उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाने के लिए वो क्या करेंगे? मास्क व सैनिटाइजर की फैक्ट्री लगा देंगे। तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? टाइगर की फैक्ट्री लगेगी, ठीक। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी चलेगा, क्योंकि भाई दवाई इधर से उधर जाएगी, मजदूर आएंगे नए, तो कई चीजें खरीदी बेची जाएंगी। तो क्या होगा? आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। फैक्ट्री लग रही होगी तो उसमें कई कार्य। अब जब आर्थिक गतिविधि जब चल रही होंगी तो उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। लेकिन बाकी मशीनों को चलाने के लिए भी तो रोजगार होगा, तो उससे जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को नई नई नौकरियां मिलेंगी। कई इंजीनियर काम करेंगे, सफाई कर्मी भी काम करेंगे, कई ड्राइवर काम करेंगे। तो इस तरह वहां रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार व्यय बढ़ेगा, व्यय होगा जब, तो फिर जब आदमी के पास पैसा आएगा भाई, तो आदमी क्या करेगा? फिर तो डिमांड जनरेट करेगा। मान लो मेरे पास, फिर मैं क्या डिमांड करूंगा? यार मुझे नई कार खरीदनी है, ये कार पुरानी हो गई। या मेरे पास मान लो कार नहीं है तो चलो पहली ही कार खरीद लूं, चलो नया मार्कर खरीद लूं।
क्योंकि अब मेरे पास पैसा आ रहा है, आई है तो व्यय तो करूंगा ही। तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी। और इसी तरह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काम करती है। और उससे व्यय बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, और फिर होगी डिमांड। तो इस तरह ये बहुत तेजी से चलता चलेगा, है ना। और तभी कोई देश में आर्थिक रूप से खुशहाली आती है, सामाजिक रूप से भी खुशहाली आएगी। जब देश के सभी लोगों के पास पैसा होगा, सभी के पास नौकरी होगी, तो देश में सब लोग खुश होंगे। सवाल है कि ये साइकिल चलेगा कैसे, कैसे ये तेज रन करेगा। इसको एक उदाहरण से अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप मान लो आपकी एक दुकान है। अब उस दुकान में जब ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने आएंगे, तब आप क्या करोगे, उस दुकान को और बढ़ाओगे, मतलब उस दुकान में और पैसे खर्च करोगे भाई, और सामान मंगाओगे। फिर जब और सामान मंगाओगे तो क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लोग खरीदने आ रहे हैं, आप बेच रहे हो, फिर उससे आप 2-3 नौकर और रखोगे, है ना, रोजगार बढ़ेगा। और आपकी जब इनकम बढ़ेगी, या आपके आसपास जो आपने जिनको नौकरी दी है, तो वो भी तो फिर खर्च करेंगे, तो आपकी दुकान से और खरीदेंगे। भाई जब आप लोगों को फायदा दे रहे हो, तो वो भी तो सामान खरीदेंगे ना भविष्य में। तो इस तरह ये साइकिल काम करता है। इसको अपने घर के उदाहरण से आप समझ सकते हो, अपने समाज, अपनी सोसाइटी से समझ सकते हो, लेकिन जब इसको देश से जोड़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार मैं फिर और रिपीट करता हूं कि जैसे मान लो मोबाइल की बात मैंने की, है ना, मोबाइल या मास्क की, तो मास्क की फैक्ट्री लगेगी, फिर रात दिन काम होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, अब लोगों के पास पैसा आएगा। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसको मास्क की फैक्ट्री की दुकान में काम मिल गया, मैनेजर की पोस्ट मिल गई। अब जिसे मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, तो मान के चलिए उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिली, है ना। अब वो क्या करेगा, अब वो अपने घर में भी 1 या 2 नौकर रख लेगा, या अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें खरीदेगा। तो जब इसको रोजगार मिलेगा, है ना, जो मैनेजर है, जब उसको रोजगार मिलेगा, तो वो कई लोगों को रोजगार देगा, एक ड्राइवर रख लेगा, है ना। तो देखिए, एक आदमी को जब रोजगार मिलता है तो 4-5 लोगों को रोजगार दे देता है। फिर जब 5 लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो 5 डिमांड बढ़ेंगी, है ना। तो देख रहे हैं कैसे एक चीज का इंपैक्ट 5 चीजों पे पड़ रहा है, फिर वो 5 चीजें 25 चीजों पे होंगी, और इस तरह पूरे देश में एक खुशहाली का माहौल आता है। जब अब ये साइकिल काम कैसे करता है मैं ये बता दिया आपको। अब इस साइकिल में काम करने के लिए सबसे बड़ा एक रोल है वो बैंक का। चूंकि 2008 की मंदी का संबंध बैंक से है, तो फिर यहां तक जाना जरूरी था, क्योंकि ये टॉपिक कई लोगों ने पढ़ा रखा है, पर इतना बेसिक नहीं बताया, तो मैंने कहा आपको बता दूं। अब देखिए बैंक क्या करता है, ये बैंक इस साइकिल को घुमाता है पूरा, है ना। ये बैंक ही है जो इसको बहुत तेजी से घुमा रहा होता है। अगर बैंक कमजोर होगा तो ये साइकिल रुक जाएगा और देश में फिर संकट आ सकता है। कैसे, जैसे ही डिमांड कम होगी, फिर निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही लोगों को नौकरी से निकालेंगे तो आय कम होगी, फिर आय कम होगी तो व्यय कम होगी, फिर और डिमांड कम होगी, और ये एक बहुत भयानक रूप ले लेता है। इसी को बोलते हैं मंदी। जब इकॉनमी बहुत तेजी से काम कर रही होती है तो उसे हम कहते हैं कि इकॉनमी में ग्रोथ तेज हो रही है, इकॉनमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब इकॉनमी में यही साइकिल धीमे पड़ जाता है तो हम बोलते हैं उसे स्लो डाउन, धीमे चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये धीमे क्या निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं रिसेशन, है ना। अब मान लो एक देश है, देश में कई लोग, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन जैसे ही डिमांड कम हो गई, मान लो आज की डेट में कोरोना बिल्कुल बंद हो जाए, एकदम से कोरोना नाराज हो जाए, चला जाए दूसरे ग्रह, मान लो फूफा बन जाए, ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही वो फूफा बनेगा,
फूफा मतलब भारतीय शादियों में कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, फिर वो जाने की बात करने लगते हैं। तो वैसे ही मान लो अगर कोरोना फूफा बन जाए तो चला जाए, तो क्या होगा, कोरोना के वैक्सीन की, कोरोना के मास्क की, कोरोना के सैनिटाइजर जो आ रहे हैं उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। जैसे ही डिमांड खत्म हो जाएगी तो फिर भाई कोई उसकी फैक्ट्री तो नहीं लगाएगा, क्योंकि कोई घाटे का सौदा तो नहीं करेगा, क्यों बनाएगा सामान जब उसका बिकना ही नहीं है। तो वो फैक्ट्री बंद कर देगा, फिर उसमें कई लोग नौकरी करते थे, वो नौकरी से बाहर चले जाएंगे। जब वो बाहर जाएंगे तो वो भी तो खर्च करते थे। अब भाई जैसे मैनेजर था, ये बाहर हो जाएगा, जैसे ही बाहर होगा तो क्या करेगा, अपने ड्राइवर को बाहर कर देगा, अपने बच्चों के खिलौने कम कर देगा, है ना, अपने मतलब कुक को बाहर कर देगा, अपनी मेड को बाहर कर देगा। तो भाई देखिए, एक आदमी बाहर हुआ, इसने 5 लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब जो ड्राइवर था उसके बच्चे भी तो कुछ खर्चा करते रहे होंगे, तो वो भी ऐसे ही होगा। तो इस तरह चीजें होती हैं, इस तरह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको समझ में आया? मैं इकोनॉमी को बहुत सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ, कैसे है कि इकोनॉमी जब तेज काम करती है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं, फिर है ना, या कहते हैं बूम उसको बोलते हैं। फिर जब धीरे चलती है तो स्लो डाउन बोलते हैं, या जब बहुत धीरे या नकारात्मक हो जाती है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। तो ये इकोनॉमी काम करने का काम है। आपको मैंने बता दिया कि मंदी क्या है, रिसेशन या मंदी, जब इकोनॉमी में नकारात्मक रूप से काम करने लगे, अर्थात लोगों की नौकरियां जा रही हों, फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, किसी देश का जब ऐसा माहौल होता है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। 2008 में ऐसा ही माहौल था। देखो आप उस समय रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि इस कंपनी ने इतने लोगों को नौकरी से बाहर निकाला, इस कंपनी ने इतने लोगों को फायर किया, है ना। डर लगता था कि अपने परिचित को तो नहीं निकाल दिया किसी, वो डर का माहौल हो जाता है। तो ये होता है रिसेशन। रिसेशन बहुत खतरनाक घटना होती है, ठीक। इसीलिए इससे हमेशा देश चाहते हैं बचे रहें। लेकिन 2008 में ऐसा रिसेशन आया कि लोगों को इसने डरवा दिया। तो हमने ये बताया इकोनॉमी ऐसे काम करती है। अब चूंकि 2008 का रिसेशन मुख्यतः बैंकिंग से संबंधित था, इसलिए मैं इसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखिए, डिमांड कब होगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, ठीक। और निवेश कब होगा, जब लोगों के पास पैसा होगा। मतलब मेरा कहने का है कि आप किसी चीज को कब खरीदोगे, जब खरीदने के लिए आपके पास पैसा होता है। जैसे मैंने कहा था, मुझे घर खरीदना है, रूम खरीदना है, या मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे मास्क खरीदना है, तो भाई खरीदा कब जाता है, जब पैसा हो। जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप खरीद नहीं पाओगे। और साथ में जब फैक्ट्री लगेगी कब, जिसको निवेश करना है, जिसको इन्वेस्ट करना है, उसके पास भी पैसा हो। भैया सारा खेल पैसे का है, अर्थात सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द चल रहा है। फिर सवाल यह है कि ये पैसा आता कहां से है। तो देखिए, ये पैसा आता है बैंक से। आता तो कई जगह से है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्यतः बैंक से आता है। जिसको फैक्ट्री लगानी होती है वो भी क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है। और जिसको सामान खरीदना, जैसे मोबाइल लेना है, वो भी क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है। जैसे आप देखो, होम लोन, कार लोन, आजकल मोबाइल में भी लोन आता है। या देखिए EMI, क्रेडिट कार्ड से आप लोग मोबाइल फोन खरीदते हो, है ना। तो ये क्या है, ये सब बैंक ही तो पैसा दे रहा है। तो डिमांड क्रिएट करने में सबसे ज्यादा किसका रोल होता है, बैंक का। और भारत में तो आपको कम लग रहा होगा, विदेशों में सब कुछ क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग की जाती है। अर्थात लगभग लोग क्रेडिट कार्ड अर्थात बैंकों से पैसा लेके ही खर्च करते हैं। वहां क्रेडिट कार्ड का कल्चर होता है। हम लोग तो चलो घर बनवाते हैं तो पूरा पैसा अपना लगाते हैं, थोड़ी बहुत उधार लेते हैं। विदेशों में तो पूरा का पूरा पैसा लोग कहां से, बैंकों से लेके घर बनवा लेते हैं। तो बैंक से ही क्या होते हैं, डिमांड क्रिएट होती है, और बैंक से ही निवेश होता है। अब आपको समझ में आया, अगर बैंक के पास पैसा होगा, मान लो बैंक के पास बहुत पैसा है, ठीक। अभी मैं रुपए का साइन इसलिए बना रहा हूं कि आपको थोड़ी फील हो, है ना, ऐसा नहीं रुपए डॉलर कुछ भी आप समझ सकते हो। तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, ये भी मत सोचो, बस ये मान के चलो, अगर बैंक के पास पैसा होता है तो ये सेक्टर और ये सेक्टर दोनों तेज काम करते हैं, और उससे पूरी इकोनॉमी तेजी से काम करती है। लेकिन अगर बैंकों के पास पैसा नहीं हुआ, या बैंक खराब हो गए, या बैंक धड़ाम हो गए, तो क्या होता है, जैसे ही बैंक धड़ाम हुए, जैसे ही बैंकों पे लोगों का भरोसा कम हुआ, तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी कम।
ठीक, डिमांड हो जाएगी कम। ठीक, और जैसे ही डिमांड कम होगी तो निवेश क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा कम। और जैसे ही निवेश कम होगा, अब आप देखिए सब कम होने लगेगा, है ना। और मैंने बताया था आपको कैसे ये सब चीजें बहुत तेजी से कम होती हैं और इसका प्रभाव लगातार क्या होता है, बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, इसीलिए बैंकों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैंने यहां तक आपको बैंक से जोड़ा भी, किसी देश में बैंक का वहां की इकोनॉमी में क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, मैंने इससे आपको समझाया। अब कभी भी बैंकिंग सेक्टर आपको पढ़ना हो ना, तो आप समझ लीजिएगा क्यों बैंक महत्वपूर्ण होते हैं। भाई बैंक के पास पैसा कब होगा, जब लोगों का इस पर भरोसा होगा, तभी तो लोग इसमें जमा करेंगे। लेकिन जब विजय माल्या बैंक से पैसा लेके भाग जाएगा तो लोगों को डर लगने लगता है कि भाई बैंक हमारा पैसा सुरक्षित रख रहा है कि नहीं। जैसे अभी हाल ही के समय में एचडीएफसी की घटना हुई, एचडीएफसी बैंक के लोगों को क्या हुआ, पैसे निकालने में दिक्कत आने लगी। तो फिर जब लोगों को दिक्कत आने लगेगी पैसे निकालने में, तो लोग फिर बैंक में क्यों जमा करेंगे पैसे। लोग तो भी बैंक में इसलिए जमा करते हैं ना कि सुरक्षित रहेगा, थोड़ी बहुत ब्याज मिलती रहेगी। लेकिन जब दिक्कत आने लगेगी तो लोग अपने घर में रखेंगे उतना पैसा, है ना। जैसे ही बैंक के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो पूरी इकॉनमी धड़ाम हो जाएगी। मोदी जी ने जनधन अकाउंट क्यों खुलवाया, ताकि लोग का ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में जाए और पूरी इकॉनमी तेजी से काम करने लगे। जैसे ही हमने विमुद्रीकरण किया, डिमोनेटाइजेशन, सारा पैसा बैंकों में गया, और जैसे ही बैंकों में गया पूरी इकॉनमी सही से काम करने लगेगी। क्योंकि बैंक के पास जब पैसा होगा तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन देगा, ज्यादा से ज्यादा वो निवेश करेगा। तो ये होता है। तो इस तरह आपको चीजें समझ में आई। अब इसके बाद आप समझिए कि बैंक का रोल मैंने आपको बताया, लेकिन यही बैंक अमेरिका में, है ना, जिसको हम यूएसए कहते हैं, वहां पर धड़ाम हो गए थे, अर्थात पूरी तरह से फेल हो गए थे। अब फेल कैसे हुए थे आप ये समझिए। जैसे बैंक है, अब यूएसए से चलते हैं, यहां से घटना शुरू हुई, तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि हमको कुछ गिरवी रख दो, यही करता है ना बैंक। बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि हमको कुछ सामान गिरवी रखो ना, जिसे मॉर्टेज, और हम क्या करेंगे, हम देंगे उसके बदले आपको डॉलर। ये अमेरिका की घटना मैं बता रहा हूं, ऐसे करता है। तो लोग क्या करते थे, जो लोग थे वो क्या करते, वो बैंक को देते कागज पेपर अपने घर के, है ना। होम लोन लेना था, ये होम लोन के कारण घटना हुई, इसीलिए मैं होम लोन का उदाहरण आपको ले रहा हूं। लोगों ने क्या किया यूएसए में, कि यूएसए में 2000 के बाद 2008 तक बहुत ज़्यादा रियल सेक्टर में पैसा लगा, सॉरी रियल सेक्टर कर रहा हूँ, रियल इस्टेट सेक्टर में, यही घर वर बिल्डिंग वाले जो सेक्टर होता है ना, जैसे फ्लैट अपार्टमेंट, ये सेक्टर होता है, इसको बोलते हैं रियल इस्टेट सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में ग्रोथ हो रही थी। अर्थात लोग क्या कर रहे थे, लोग बैंकों से पैसा ले रहे थे और बैंकों से पैसा लेकर इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे, अपने घर बनवा रहे थे, अपार्टमेंट बनवा रहे थे। तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी और बैंक भी आराम से वहाँ लोगों को पैसा दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बैंक क्या करता था, बैंक कहता था कि हमारे पास अपने घर के कागज गिरवी रख दो और हमसे पैसा ले लो। ऐसे ही घटना हो रही थी, तो सब कोई यही कर रहे थे। अब बैंक के पास कहाँ से पैसा आ रहा था, बैंक के पास आ रहा था पैसा वहाँ के जो इन्वेस्टर थे। अरे वहाँ बहुत संपन्न लोग हैं, कुछ उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें लगता है कि हम पैसा कहाँ पर प्रयोग करें तो और बढ़े। जैसे मान लो मेरे पास कई करोड़ रुपए हों, मेरी जेब में मैं रखे रहेंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। तो मैं यही सोचूंगा इन पैसे को और कहाँ लगा दूं कि इससे मुझे प्रॉफिट होने लगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो जाके बैंक वाले को दे दूंगा कि लो तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं, तुम क्या करो, तुम इसको कहीं भी उधार दो, कुछ भी करो, मुझसे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए जब मैं कहूँगा तब, है ना। बाकी आप करो। तो जैसे मैंने मान लो, जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ योगेश, ठीक है, अब मैंने इस बैंक को 1 करोड़ रुपए दे दिया, कितने में, 5% ब्याज में। मेरी बात समझिएगा, 5% ज़्यादा हो गया, मैं कम करता हूँ।
जैसे मान लो मैंने 1% में इसको दे दिया, अब ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक इस पैसे को कस्टमर को दे देगा और कस्टमर को कहेगा कि तुम्हें 3% ब्याज देनी है। तो बैंक क्या करेगा, इससे 3% ले रहा है ना, और 2% अपने पास रखेगा, 1% इसको दे देगा, ऐसा होगा। तो इससे क्या होगा, 2% किसको फायदा हो रहा है, बैंक को, 1% इन्वेस्टर को, है ना, और कस्टमर अपना घर बनवा रहा है। ऐसे ही वहां चल रहा था यूएसए में। लेकिन बैंक क्या करता है, जब बैंक किसी को लोन देता है ना, तो उसके पहले की पूरी हिस्ट्री देख लेता है कि ये आदमी कैसा है, ये अच्छा आदमी है कि बुरा। मान लो लोन लेके भाग तो नहीं जाएगा, विजय माल्या या मेहुल चौकसी तो नहीं हो जाएगा, तो तभी बैंक लोन देता है। अगर मान लो ऐसा हो कि बैंक लोन दे और जो सामने वाला वो भाग जाएगा, तो बैंक फिर लोन नहीं देगा। तो इसीलिए उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं कि पहले का काम इसका कैसा था, इसकी अब वर्तमान में इनकम कैसी है, इसकी संपत्ति अभी है कि नहीं, मान लो हम बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। तो बैंक ये सब करता है, और ये सब ईमानदारी से जब काम करता है तब तो बैंकों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये काम ईमानदारी से नहीं करता तो, या इफिशियंसी के साथ नहीं करता, तो दिक्कत होती है। जैसे भारत में क्या हुआ, कहा जाता है कि जो बैंक हैं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव रहता था कि बड़े आदमियों को पैसे दे दो बिना उनका कोई क्रेडिट चेक करे। जैसे मान लो विजय माल्या ने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए उधार चाहिए, 10,000 करोड़। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि भाई आप हमें ये बताओ कि 10,000 करोड़ का करोगे क्या। तो विजय माल्या ये बताते कि हम एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। तो बैंक वाले उसको पढ़ते कि क्या इस फैक्ट्री से फायदा होगा कि नहीं होगा, तभी उसको 10,000 करोड़ का पैसा देते। लेकिन मान लो किसी बहुत बड़े नेता का फोन आ जाएगा कि भाई पैसा दे दो, ज्यादा 3 2 5 ना करो वरना तुम्हारा बैंक का लाइसेंस बंद हो जाएगा। तो बैंक वाले क्या करते थे, उसको फिर प्रेशर में आके पैसा दे देंगे 10,000 करोड़। क्योंकि जब राजनीतिक दबाव में पैसा दिया गया है तो डूबने का चांस बढ़ गया, है ना, क्योंकि उसमें कहीं हमने चेक नहीं किया कि विजय माल्या ने जो प्लान बनाया वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। फिर विजय माल्या का पैसा डूबेगा, फिर बैंक कमजोर होगा, ये होता था। जब बैंक कमजोर होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, ऐसे काम करती। तो वैसे ही कुछ इधर हो रहा है। अब देखिए इधर क्या हो रहा है कि अभी ये सब यूएसए में चल रहा था 2007 तक, ठीक, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले रहे थे बैंकों के। तो अब इन्वेस्टर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको तो बैठे बैठे 1% मिल रहा है। तो इन्वेस्टर ने बैंक से और क्या क्या कहा कि और लोगों को बुलाओ, होम लोन दो, जितने भी लोग मिले ना होम लोन देते रहो, हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पैसा रखा था ना उससे हमें हो रही है अब इनकम। तो बैंक वाले क्या करने लगे, अब सबको बुला के होम लोन देने लगे कि भाई जो गरीब आदमी हो या जो फ्रॉड करता हो उसको भी होम लोन दे दिया। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि पहले तो होम लोन जो बट रहा था वो कैसे बन रहा था, वो प्राइम लोन था। प्राइम लोन मतलब क्या होता है, वो अच्छे लोगों को दिया जा रहा था, ऐसे लोगों को लोन दिया जा रहा था कि जो वापस कर देंगे। लेकिन जब इन्वेस्टर ने लालच के चक्कर में या लोभ के चक्कर में ज्यादा लोगों को लोन देने को कहा, तो बैंक ने भी फिर वही किया, क्योंकि इससे बैंकों को भी तो फायदा हो रहा था 2% का। तो बैंकों ने क्या किया, फिर खराब गुणवत्ता का लोन भी देने लगे, सब प्राइम लोन, इसको सब प्राइम लोन बोलते हैं। इसमें क्या किया, इसमें जिसको लोन दे रहे हैं ना उसके बारे में कोई चेक नहीं किया, बस देते गए देते गए देते गए। जब लोन देते गए, पर इस लोन में एक खासियत थी, ये लोन क्या था, एडजस्टेबल था। इसमें इंटरेस्ट रेट मतलब क्या कि आज 1% है, कल 2% हो जाएगा, परसों 3% हो जाएगा, फिर 5% भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। तो चूंकि ये घटना सन 2000 से चल रही थी, 2001, 2, 3 में लोगों ने खूब पैसे लिए, लेकिन जैसे ही 2007 के आसपास इंटरेस्ट रेट बढ़ा, 5% हुआ, तो जो सब प्राइम लोन लिए थे, अर्थात ऐसे लोग जो थोड़ी बहुत डिफाल्टर थे, वो जाके क्या कहा बैंक से कि भैया अब हम आपका लोन नहीं चुकता कर पाएंगे, हमने जो अपना सामान गिरवी रखा था ना अब वो आपके हवाले और हमें दो मुक्ति। ये हालत हो गई। तो बैंक वाले भड़बड़ा गए, बैंकों को लगा ऐसे क्या हुआ भैया। तो बैंकों ने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे कागज तो गिरवी रखे ना, हम उन कागज को बेच के सारा पैसा ले लेंगे, तुम जाओ घूमो। लेकिन जब एक आदमी या 2 आदमी आए होते ऐसे तो ठीक है,
बहुत से लोग जब पहुंच गए तो बैंक के पास बहुत सारे घर बेचने को हो गए। अब बैंक को ये लगा कि चलो हम घर बेच के पैसे ले लेंगे, हमें घर ही तो बेचने हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि अब मान लो लाखों घर बिकने को तैयार हैं, लाखों लोग डिफॉल्ट कर गए। जब लाखों लोग डिफॉल्ट करेंगे तो लाखों लोगों के घर बिकेंगे। अब आपको ये बताया जाए कि आपके भारत में लाखों घर बिक रहे हैं, खरीद लो, तो यही होगा ना कि भाई 100 रुपए का नहीं ले रहे, मतलब 100 लाख का नहीं ले रहे तो 80 लाख का ले लो, 70 लाख का ही ले लो यार, कुछ ना करो, अच्छा चलो 20 लाख रुपए दो। ऐसे ही होता है ना। आप देखो जब बहुत ज़्यादा प्याज हो जाती है, आलू हो जाता है, तो 1 या 2 रुपए किलो में बिकने लगता है, क्योंकि जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है और उसको खरीदने वाले लोग सीमित रहते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। आपने मुद्रास्फीति पढ़ी होगी, तो वैसे अपस्फीति भी पढ़ी होगी, अभी हाल ही के समय में पढ़ाया गया है इसमें नीरज सर के द्वारा, तो उसको देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर उससे क्या होता है, जैसे ही बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें बिकने को हो जाती हैं तो उनकी कीमत नहीं रह जाती। अब बैंक ने मान लो एक घर का पेपर, जैसे मान लो बैंक ने एक घर का पेपर ये सोच के लिया कि ये घर 50 लाख का है ना, जैसे घर ये 50 लाख का, ये पेपर दिया, लेकिन जब बैंक इसको बेचने जाएगा तो ये मान लो 10 लाख का ही नहीं बिक रहा, तो क्या होगा, बैंक वाले अपने सर को कूटते रह जाएंगे। जैसे विजय माल्या में हुआ, विजय माल्या ने जो अपनी फ्लाइट्स थी उसके गिरवी रख दिया था, तो वो सोचा गया था कि कई 100 करोड़ की होंगी, लेकिन जब बिकने की बात आई तो उसको कोई खरीदने को ही नहीं तैयार था। जैसे मान लो, इसको और समझो कि जैसे मान लीजिए मैं आपके पास पैसे उधार लेने आता हूं और आपसे कहता हूं कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं अपना फोन आपको गिरवी रख दूं और मेरा फोन उस समय 15,000 का था, तो आप बड़े हंसते हंसते रखोगे कि हाँ लाओ दो यार, तुम नहीं आओगे तो फोन तो 15,000 का बिक ही जाएगा। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि उस समय मेरे फोन की कीमत 2,000 हो जाए, जब आप बेचने जाओ तो आप क्या करोगे, दीवार में सर मारोगे कि हे भगवान मेरे 8,000 रुपए बर्बाद हो गए। ऐसा ही कुछ उस समय हुआ। उस समय बैंक जब बेचने गए गिरवी रखे हुए पेपर, तो उनको कीमत ही नहीं मिली। ठीक, और जब उन्हें कीमत नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएंगे, सारे बैंक कंगाल, सारे बैंक फेल हो गए। और जब बैंक फेल होंगे तो अर्थव्यवस्था में कहां समस्या आती है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जैसे ही बैंक फेल होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही डिमांड कम होगी और निवेश कम होगा, क्योंकि बैंक से दोनों संबंधित हैं, तो ये क्या होता है, एक नकारात्मक माहौल बन जाता है। जैसे ही बैंक फेल होता है तो लोग होम लोन नहीं लेंगे, कार लोन नहीं लेंगे, जब कार लोन नहीं खरीदेंगे, जब होम लोन नहीं होगा, टीवी लोन नहीं होगा, तो टीवी बनेगी नहीं। जब टीवी नहीं बनेगी तो लोग क्या सोचेंगे, अब हमें टीवी की फैक्ट्री नहीं लगानी, और जो फैक्ट्री थी उसको बंद कर दो। जब घर नहीं बनेगा तो सीमेंट नहीं बिकेगा, सरिया नहीं बिकेगी, है ना, एशियन पेंट नहीं बिकेगा, तो सारी फैक्ट्रियां बंद होगी और फिर होंगे लोग बेरोजगार, हर जगह से बेरोजगारी बेरोजगारी। यही होती है मंदी। अब आपको यह लग रहा होगा कि भाई मंदी इतनी बुरी क्या है, बेरोजगारी तो हो रहे हैं लोग। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। पूरा मैंने आपको बता दिया 2008 की मंदी कैसे आई। अभी मैंने यूएसए में आपको बताया, तो मुझे अब दो बातें बतानी है। पहली बात तो मंदी का प्रभाव क्या होता है, और दूसरी बात ये पूरे विश्व में कैसे फैल गई। तो देखिए पहली चर्चा करते हैं ये पूरे विश्व में कैसे फैली। आपको पता होना चाहिए कि पहले एक देश अलग आर्थिक गतिविधियां करता था, जैसे एक देश है अब यूएसए, है ना, दूसरा देश है इंडिया, तीसरा देश है मान लो चाइना। अभी मैं केवल आर्थिक तौर पे बात कर रहा हूं, चलो एक पांचवा देश मान लो यूरोपियन यूनियन, है ना, देश के तौर पे मानो। अभी तो पहले ये क्या करते थे, सबकी अपनी लिमिट होती थी, है ना, सबकी अपनी बाउंड्री लाइन होती थी, है ना, सब अपना अपना काम करते रहते थे, कोई किसी से संबंधित नहीं होता था। ये पहले की हालत थी, ठीक, ऐसे अपना अपना काम। अब यूएसए में कुछ भी हो आर्थिक रूप से उसका प्रभाव कहीं नहीं पड़ता था। लेकिन जब वैश्वीकरण आया तो क्या हुआ, जब वैश्वीकरण आया तो ये बाउंड्रियां सब खत्म हो गई, है ना। अब क्या हुआ, अब एक बाउंड्री बस रह गई, अर्थात सभी देश आर्थिक रूप से अब आपस में जुड़ चुके थे।
आप देखो, आप जो जीन्स पहन रहे होगे वो जीन्स कहीं साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा होगा। आप जो मोबाइल चला रहे हो चीन से आ रहा है ना। आप जो दवाई खरीद रहे हो कहीं से आ रही है। अमेरिका के लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो भारत से जा रहे हैं। अब आप इलाज कराने यूएसए जाते हो, यूएसए के लोग इलाज कराने भारत आते हैं। तो क्या हुआ, अब पूरा विश्व एक आर्थिक इकाई बन गया है। अर्थात कोई भी अब आर्थिक घटना कहीं भी होगी तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा। जैसे ऐसा थोड़ी कि विजय माल्या ने अमेरिका से पैसे नहीं लिए होंगे, या अमेरिका के लोग मान लो भारत से पैसे नहीं लिए होंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अब ऐसा नहीं होता कि अमेरिका का प्रभाव केवल अमेरिका तक में रहे, क्योंकि अब सब देश आपस में जुड़ चुके हैं आर्थिक रूप से और बहुत मजबूती से जुड़ चुके हैं। तो जब सब देश जुड़ चुके, तो जब यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में बैंक फेल हुए और यूएसए की इकोनॉमी पूरी धड़ाम होने लगी, उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने लगा। अब सवाल है कि इसका प्रभाव भारत में पड़ा कि नहीं पड़ा। इसका प्रभाव भारत में पड़ा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा। कारण क्या था कि भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत कम जुड़ा हुआ है। अभी मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो आप हो और आप किसी दोस्त से रोज मिलते होगे, तो अगर उस दोस्त पे कोई भी अच्छा प्रभाव या खराब प्रभाव होगा तो वैसे ही आप पे पड़ेगा। आप उस दोस्त से जितना मिलते होगे उतना ही तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आप दोनों जितने अच्छे दोस्त होगे उतना ही तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, अब आपके दोस्त के साथ कोई बुरी घटना होती है, तो सवाल यह है कि उसका प्रभाव आप पे कितना पड़ा। तो आपका प्रभाव उतना ही होगा जितना आपके दोस्त के साथ घनिष्ठता होगी। अगर घनिष्ठता कम है तो आपके पास एक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान लीजिए। तो वैसे ही भारत का विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत कम हिस्सेदारी है, 3% मात्र। जैसे पूरा विश्व में जो चीन है उसकी आर्थिक भागीदारी बहुत ज्यादा है। ये कहिए कि 1/4 के आसपास उसकी भागीदारी होगी, मतलब उससे कम है अभी, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में चीजों को आयात व निर्यात करता है। भारत अभी उतना नहीं करता। भारत अभी भी अपने देश में सीमित है। इस कारण भारत पे इस अर्थव्यवस्था का प्रभाव कम पड़ा नकारात्मक रूप से। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा, पड़ा तो है, उसको भी मैं चर्चा करूंगा आपको उसका प्रभाव, लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ा। कारण क्या था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो पूरे विश्व से कम जुड़ी हुई है। समझ आए मेरी बात। इसका जैसे मैंने आपको दोस्त वाला उदाहरण लेके बताया वैसे ही है। अभी समझ में ना आया तो एक उदाहरण और क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए एक दोस्त है, उसको बहुत बड़ा घाटा लग गया बिजनेस में, तो सवाल है कि अब आप पे क्या उसका असर पड़ेगा। तो आप उससे जितना जुड़े होगे, मान लो आर्थिक तौर पे आप दोस्त से एक भी नहीं जुड़े, अर्थात आपका अपने दोस्त से आर्थिक लेन देन कुछ है नहीं, तो दोस्त चाहे घाटे में रहे चाहे फायदे में रहे, आपको उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो दोस्त ने सारा बिजनेस आप ही के पैसों में शुरू किया था, क्योंकि आप दोनों तो बड़े सहभागिता रखते थे, तो जब दोस्त को घाटा होगा तो आप भी उतने ही बर्बाद होगे। तो इसीलिए जब यूएसए पे इसका असर पड़ा इकोनॉमी का, तो जो देश यूएसए से जितना ज्यादा क्लोज थे वो देश उतने बर्बाद हुए। अब सवाल ये है कि इसका क्या असर पड़ा। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया इसका आर्थिक मंदी थी, वो क्या थी मैंने बता दिया, है ना। बेरोजगारी कैसे बढ़ी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे नेगेटिव होने लगी होगी, कैसे सारी संस्थाएं बंद हो रही होंगी, ये मैंने बताया। साथ में मैंने ये बताया कि कैसे ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा था और कैसे ये अमेरिका में शुरू हुआ। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसका प्रभाव पूरे विश्व में क्यों पड़ा, क्योंकि अब पूरा विश्व आर्थिक रूप से एक हो चुका था। साथ में मैंने ये भी बता दिया कि भारत पे इसका प्रभाव कम क्यों रहा। एक इसका कारण और है भारत में कम होने का। एक कारण ये है कि मान लो, और उदाहरण समझिएगा, बिल्कुल मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सफल हो गया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लो ये भारत है, इंडिया है, ठीक। अब इंडिया में चीजों का निर्माण हो रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो कब होगी, जब मांग होगी, डिमांड। ये डिमांड दो तरह की होती है, एक होती है घरेलू और एक होती है विदेशी मांग। कैसे, मतलब समझ में मेरी बात समझिए। जैसे मान लो भारत में मोबाइल फोन बन रहे हैं, तो
उसको दो लोग खरीदने वाले होंगे, या तो भारत के लोग खरीदने वाले होंगे या तो बाहर के लोग खरीदने वाले होंगे। जैसे चीन होता है ना, चीन में जो मोबाइल फोन बन रहे हैं तो केवल चीन के लोग नहीं खरीदते, पूरे विश्व में लोग लेते हैं। तो दो तरह की डिमांड होती है, एक होती है घरेलू डिमांड और एक होती है विदेशी डिमांड। अब दोनों डिमांड का संबंध निवेश से है। हमारी विदेशी डिमांड बहुत कम है, अर्थात हमारे सामान को विदेशी लोग बहुत कम खरीदते हैं। और चूंकि वैश्विक मंदी कहाँ आई थी? विदेश में, है ना। लोगों की नौकरियां कहाँ कम हुई थी? विदेश में। जब लोगों की नौकरियां कम होगी विदेश में, जैसे लोगों की नौकरियां विदेश में कम होंगी तो क्या होगी? वो डिमांड जरूर कम करेंगे, पर वो डिमांड कौन सी थी? विदेशी डिमांड थी। चूंकि भारत में घरेलू रूप से भी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी रहती है ना, तो इसलिए भारत में उतना ज़्यादा इसका बुरा असर नहीं पड़ा। मुझे समझ में आ रहा है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, पर हिम्मत रखिएगा, दिमाग लगाइएगा, है ना, चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं इस चीज़ को अवॉइड कर देता तो आपको शायद चीज़ें बहुत सरल लगती, पर मेरा काम आपको बेवकूफ़ बनाना नहीं है। कठिन है तो आप खुद दिमाग लगाइए, लेकिन आप अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिएगा और ना कमज़ोर करने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह क्या हुआ, भारत में जो विदेशी डिमांड थी वैसे भी कम थी। भारत के लोग ही सामान खरीदते हैं भारत का, विदेश में तो लोग खरीदते ही नहीं है। जब विदेश में लोग खरीदने वाले नहीं हैं तो हमें क्या असर पड़ता है? जैसे मान लो हमारा ये शहर प्रयागराज है, अब प्रयागराज में सब कोई प्रयागराज का सामान खरीदते हैं। अब बगल के जिले में कुछ हो जाए, हमें क्या मतलब? अगर बगल के जिले वाले लोग आते हैं हमारे यहाँ सामान वामान खरीदने, और मान लो बगल के जिले में कोई आपदा आ गई होती तो हमें बड़ा तनाव होता कि यार पहले वहाँ के लोग आते थे, सामान खरीदते थे, हमारी दुकानें चलती थी, अब देखो, है ना, अब वहाँ से कोई सामान ही नहीं आ रहा खरीदने, हमारी दुकानें बंद हो रही। भाई हमें अब कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी नहीं आते थे, अब भी नहीं आ रहे। तो यही भारत के साथ हुआ। तो भारत को मैंने क्या बताया कि भारत की आर्थिक सहभागिता विश्व के साथ कम थी, इस कारण भारत को कम प्रभावित हुए। अब चलिए इसकी एक बार समस्त रूप से प्रभाव पड़ते हैं, क्या होगा। तो देखिए इसका सबसे ज़्यादा अगर अर्थव्यवस्था में प्रभाव हुआ तो अर्थव्यवस्था में इसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि इसने लोगों की नौकरियां छीनी, लोगों को बेरोजगार किया, और किस तरह से इसने जीडीपी को कम किया या जीडीपी ग्रोथ को निगेटिव किया। तो इसका सबसे पहला असर होता है आर्थिक। ठीक, अब इसका देखिए सामाजिक असर क्या पड़ा। अच्छा आप बताइए कि एक परिवार में अगर सभी भाई कमा रहे होते हैं तो परिवार बड़ा खुश होता है, लेकिन अगर मान लीजिए परिवार में दो भाई कमा रहे हैं और तीसरे भाई की नौकरी नहीं है तो उस परिवार में कलह होने लगती है। जिसकी नौकरी गई है उसको उस परिवार से टेंशन हो जाएगी कि इस परिवार ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, मुझे अच्छा पढ़ाया नहीं, तभी मेरी नौकरी गई, अब मेरी नौकरी चली गई है तो मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा। साथ में जो दोनों भाई हैं उनको भी डर है कि हमारी भविष्य में ना नौकरी चली जाए, इसलिए वो खर्च भी कम करेंगे। तो छोटे भाई को क्या लगने लगेगा, देखो मेरी नौकरी गई तो अब ये कोई खर्च भी नहीं कर रहे, है ना, बड़े स्वार्थी थे। इस तरह परिवार में तनाव आ जाएगा। जब परिवार में जो कई सालों से साथ रह रहा होता है तनाव आ जाता है तो एक समाज का क्या हाल होगा। जब समाज के कुछ लोगों की नौकरियां चली जाती हैं तो समाज में एक तनाव बढ़ने लगता है, या समाज के बेरोजगार युवाओं होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती तो वो राज्य के प्रति नफरत रखते हैं, या आर्थिक लाभ के चक्कर में वो गलत काम भी करने लगते हैं, क्योंकि अब नौकरी तो है नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर होगा। दिमाग में कुछ ना कुछ खुचड़ पे चलेगा, उससे उनको क्या होगा, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, चोरी डकैती करेंगे। तो इस तरह जब अर्थव्यवस्था में लोगों की नौकरियां जाती हैं तो समाज में एक गलत माहौल बनता है। समाज के युवा नाराज होते हैं, वो या तो फिर पत्थर फेंकने लगते हैं जैसे कश्मीर में, या तो फिर आतंकवाद बनेंगे, आतंकवादी करेंगे, या फिर चोरी डकैती करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो चाय की दुकान में बैठ के गप्पबाजी करेंगे, है ना, और समाज में माहौल खराब करेंगे। कभी जाति के आधार पे बात करेंगे, कभी धर्म के आधार पे बात करेंगे, और फिर इसी का फायदा उठाते हैं राजनीतिक दल। तो मैंने आपको समाज में इसका असर बता दिया। ठीक, अब इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या पड़ेगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होंगे। अब मान लो यूएसए है, तो यूएसए के देश में नौकरियां गायब हो रही हैं लोगों की, तो यूएसए में क्या होगा, यूएसए के लोगों को यह लगने लगेगा कि हमारी नौकरियां दूसरे देश के लोग ले जा रहे हैं, भारत के लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के लोगों को लगता है कि देखो हमारे यहाँ भारत और चीन के लोग आ रहे हैं तो काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ने लगता है।
आप देखिए ट्रंप आए तो क्या कहने लगे कि मैं एक बाउंड्री लाइन उठा दूंगा, मैक्सिको से बिल्कुल अलग कर दूंगा, है ना, या मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा अपने अमेरिका में, अमेरिका के लोगों का शोषण होता रहा, यही सब किया ना। तो इससे क्या होता है, दो देशों के बीच में तनाव होता है, और हुआ भी यही। राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल इस मौके का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि समाज में अभी गुस्सा है, तो क्या कहते हैं, उस गुस्से का आरोप किसी एक पार्टी पे लगाने लगते हैं कि इसी राजनीतिक दल के कारण तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम इसको हटाओ, हमें लेके आओ, हम सब सही कर देंगे। हम अब किसी को नौकरी करने नहीं देंगे अमेरिका में, केवल अमेरिका के लोगों को नौकरी मिलेगी, अमेरिका फर्स्ट। हम वैश्वीकरण बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए वैश्वीकरण, हमें केवल अब अपने अमेरिका को देखना है। ऐसे ही हर देश ने शुरू कर दिया। आप देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन। जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट था, वहां के लोगों में यही तो गुस्सा आया कि यूरोप के लोग हमारे यहाँ के बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें घाटा हो रहा है, हमें इस संघ के साथ नहीं रहना। अर्थात एक परिवार जो बहुत अच्छे से चल रहा था, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते थे, उसका एक सदस्य ब्रिटेन कैसे अलग हो गया। कारण क्या था, वहां के लोगों की जब नौकरियां गई तो वहां के लोग भड़क गए, और वहां के राजनीतिक दलों ने और भड़काने की कोशिश की, क्योंकि राजनीतिक दल लाभ चाहते हैं उस समय जीतना, तो भाई और भड़काएंगे उसको कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही। तो इस तरह इसका प्रभाव कैसे, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रहा, सामाजिक रूप से रहा, इसी से आतंकवाद और कट्टरता बढ़ी। ये सब चीजें आपस में लिंक करिएगा। और भी कुछ नई जानकारी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट इसमें जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे, क्योंकि ये मैंने क्लास एक नए तरीके से लेने की कोशिश की, जिसमें आपको मैंने बहुत सरल शब्दों में सब कुछ समझाने की कोशिश की। धन्यवाद।